नमस्कार। आज की इस ऑनलाइन एसटीसी क्लास में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक होगा कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम के जो मेन ऑब्जेक्टिव जो आज हम डिस्कस करेंगे, व्हाट इज अ कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में भी जानकारी लेंगे। गोल ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम देखेंगे। कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम्स के कंपोनेंट भी हम देखेंगे। कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शंस क्या है वो भी देखेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम की भी जानकारी लेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज अ कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या है? A program that acts as an intermediary between a user of computer and computer hardware. कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम से एक प्रोग्राम होता है जिसको हम सिस्टम प्रोग्राम भी बोलते हैं। उसका जो मेजर फंक्शन होता है, कंप्यूटर का जो यूजर होता है और कंप्यूटर के जो फिजिकल डिवाइसेस या जिसको हम कंप्यूटर हार्डवेयर बोलते हैं, वो दोनों के बीच में एक इंटरमीडिएटरी का काम करना। जैसे का हम अगर कीबोर्ड में से कोई की प्रेस कर रहे तो उसको मॉनिटर पे किस तरह से डिस्प्ले करना। अगर मॉनिटर पे कुछ कंटेंट डिस्प्ले है तो उसको प्रिंटर पे किस तरह सेंड करना। अगर यूजर लेफ्ट माउस बटन प्रेस कर रहा है तो क्या करना, यूजर अगर राइट माउस बटन प्रेस करता है तो क्या करना। मतलब कि कंप्यूटर के जितने भी डिवाइसेस है वो सभी के बीच में कोऑर्डिनेशन का काम करती है कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम्स गोल, कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम का जो मेन गोल होता है, इट एग्जीक्यूट यूजर प्रोग्राम एंड सॉल्विंग यूजर प्रॉब्लम्स। मतलब कि यूजर के जो प्रोग्राम होते हैं या एप्लीकेशन प्रोग्राम होते हैं तो उसको कंप्यूटर सिस्टम में किस तरह से एग्जीक्यूट करना, अगर उसमें कुछ एरर या प्रॉब्लम्स है तो किस तरह सोल्व करना। दैट इज द फर्स्ट गोल ऑफ द कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम। दूसरा जो गोल होता है, इट मेक्स द कंप्यूटर सिस्टम कन्वीनियंट टू यूज। मतलब कि कन्वीनियंटली कंप्यूटर सिस्टम्स को कैसे यूज करना है, कैसे उसको रिसोर्सेज को यूज करना है, रिसोर्सेज अगर अवेलेबल नहीं है तो क्या एरर मैसेज देना है, ये सभी काम भी करता है कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद में जो तीसरा गोल आएगा कि यूज द कंप्यूटर हार्डवेयर इन एफिशिएंट मैनर। मतलब कि कंप्यूटर के जितने हार्डवेयर रिसोर्सेस है, जैसे पेन ड्राइव हुआ, सीडी ड्राइव हुआ, मॉनिटर हुआ, कीबोर्ड हुआ, उसको एफिशिएंटली कैसे यूज करना। जैसे कि अगर आप पेन ड्राइव लगाते हो, अगर पेन ड्राइव में कुछ प्रॉब्लम हुआ तो किस तरह से एरर मैसेज देना, अगर वो डिटेक्ट नहीं हो रही तो किस तरह से उसे रिलेटेड सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना। दैट इज ऑल्सो अ मेन गोल ऑफ द कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब कंप्यूटर की जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम थी वो लेट 1950 में डेवलप हुई थी, बट वो ऑपरेटिंग सिस्टम थी वो सिर्फ टेप स्टोरेज, जिसे हम सिक्वेंशियल स्टोरेज बोलते, उसको मैनेज करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम बनाए थे। बट बाद में जनरल मोटर रिसर्च लैब उन्होंने फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम इन अर्ली 95 में IBM 70 मशीन्स के लिए बनाए थे। और उसके बाद में इन मिड 1960 ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्टेड टू यूज अ डिस्क, जिसको आजकल हम डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम या डोस भी बोलते हैं। क्योंकि बिफोर 1960 ऑपरेटिंग सिस्टम थे
वो कंप्यूटर के अंदर एज ए चिप्स के अंदर एज ए फर्मवेयर स्टोर होती थी। बाद में उसको वहां से निकाल के डिस्क पे स्टोर कर दिया, फ्लॉपी डिस्क थी, कॉम्पैक्ट डिस्क थे या हार्ड डिस्क में आजकल होती है। एंड वो स्टार्ट हुआ था आफ्टर 1960 एंड लेट 1960 जो फर्स्ट वर्जन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम का लॉन्च हुआ था दैट वाज यूनिक्स। एंड फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम जो माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च की थी जिसको नाम दिया था डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम इन 1981 एंड माइक्रोसॉफ्ट ने वो 86 डॉट सॉफ्टवेयर सीटेल कंपनी के पास से परचेस करके उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके मार्केट में नया वर्जन लॉन्च किया था और जिसको नाम दिया था MS DOS, जिसको आज माइक्रोसॉफ्ट या MS DOS भी बोलते हैं। और आजकल जो हम पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं विंडोज, दैट कम्स फ्रॉम 1985 एंड उसके अंदर जो मेजर फीचर था GUI, ग्राफिक यूजर इंटरफेस। ऑपरेटिंग सिस्टम कंपोनेंट, ऑपरेटिंग सिस्टम्स के मेजर 3 कंपोनेंट होते। उसमें सबसे पहला होगा कर्नल, दूसरा जो कंपोनेंट होगा यूजर इंटरफेस और तीसरा आएगा एप्लीकेशन इंटरफेस। सबसे पहले हम बात करेंगे कर्नल की। The kernel is a central component of computer operating system और उसका जो मेन जॉब होता है वो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर और दोनों के बीच में कम्युनिकेशन करना, क्योंकि कर्नल इज ऑल्सो नोन एज अ हार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। वो जो दो ऑपरेटिंग सिस्टम के मेजर पार्ट होते, एक होता है कर्नल पार्ट और दूसरा होता है सेल एनवायरनमेंट। सेल एनवायरनमेंट वो अटैच या कनेक्टेड होता है यूजर के साथ में एंड कर्नल एनवायरनमेंट कनेक्टेड होता है हार्डवेयर के साथ में। तो अगर कोई यूजर सेल एनवायरनमेंट में से कोई इंस्ट्रक्शन या कमांड देता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम उसको फॉरवर्ड करता है कर्नल पार्ट को और कर्नल पार्ट फॉरवर्ड दिस इंस्ट्रक्शन टू हार्डवेयर। सो दैट्स व्हाई कर्नल इट इज आल्सो नोन एज अ सेंट्रल कंपोनेंट ऑफ अ ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद में जो सेकंड कंपोनेंट आएगा यूजर इंटरफेस। यूजर इंटरफेस दैट अलाउस इंटरेक्शन विथ यूजर, मतलब कि यूजर है उसको किस तरह से इंस्ट्रक्शन देनी है, किस फॉर्मेट में इंस्ट्रक्शन देनी है, वो जो पूरा एनवायरनमेंट होता है उस एनवायरनमेंट को यूजर इंटरफेस बोलते हैं। और वो ग्राफिकल भी हो सकता है जैसा विंडोज में यूज करते हैं, आइकॉन्स होता है, डेस्कटॉप होता है, या तो फिर कमांड लाइन भी हो सकता है जैसे MS DOS प्रॉम्प्ट हम यूज करते, जहां से आप कमांड भी दे सकते हो। यूजर इंटरफेस का जो मेजर टास्क होता है कि अगर यूजर को इंस्ट्रक्शन देता है तो इंस्ट्रक्शन को किस तरह से स्क्रीन पे डिस्प्ले करना और किस तरह से उसको ऑपरेटिंग सिस्टम्स को सेंड करना। सबसे पहले जो हमने देखा है यूजर इंटरफेस, वो दो तरह के होते हैं। जैसे हमने बात की, एक ग्राफिकल होता है, दूसरा कैरेक्टर यूजर इंटरफेस होता है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कैरेक्टर यूजर इंटरफेस की। इट इज अ टेक्स्ट बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम which is used for interacting with the software or file by typing a command to perform a specific task। मतलब कि यहाँ पे आपको कोई ग्राफिकल एनवायरनमेंट नहीं मिलता, आपको जो भी इंस्ट्रक्शन देनी होती है वो प्रॉम्प्ट पे कमांड लिख के पूरी देनी होती है, इंस्ट्रक्शन सीक्वेंस में देनी होती है ऑपरेटिंग सिस्टम्स को। दूसरा यूजर इंटरफेस जो वेरी पॉपुलर है आजकल, जिसको हम ग्राफिक यूजर इंटरफेस भी बोलते हैं। एंड ग्राफिक मोड जहां पे आपको मिलता है और वो यूजर इंटरफेस आप माउस के जरिए भी यूज कर सकते हो या तो कोई टच या पॉइंटिंग डिवाइस भी यूज कर सकते हो उसको यूज करने के लिए। और उसके पॉपुलर एग्जांपल हमारे पास ऑलरेडी है जो हम यूज करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम ग्राफिकल, विंडोज है, लिनक्स है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम
एंड सो। और तीसरा जो मेजर कंपोनेंट आएगा, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। दिस कंपोनेंट allow application developer to write modular code। जैसे हमने देखा, यूजर जो इंस्ट्रक्शन देता है या तो कमांड लाइन से होगा या तो ग्राफिकल मोड में होगा, बट कुछ इंस्ट्रक्शन ऐसी होती है जो आप प्रोग्राम थ्रू या मॉड्यूलर थ्रू जो डेवलपर डिजाइन करते हैं कोड उसके अंदर, और उससे आप इंस्ट्रक्शन दे सकते हो, क्योंकि वो ऑटोमेटेड इंस्ट्रक्शन प्रोसेस होती है। जैसे कि मान लो कि कुछ अगर प्रोसेस आपको ऑटोमेटिक रन करनी है, तो उसके आप एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस बना सकते हो और उसको ऑपरेटिंग सिस्टम में आप सेट कर सकते हो जब भी आपको एग्जीक्यूट करना होता है। API define how other system component can use a certain application। जैसे हमने डिस्कस किया कि API का जो मेजर फंक्शन होता है कि कुछ एप्लीकेशंस होते हैं, उसके जो सिस्टम के कंपोनेंट को किस तरह यूज करना, कैसे यूज करना, वो सभी कोडिंग्स API प्रोग्रामिंग के अंदर दी होती है। अच्छा, अब मेजर जो क्वेश्चन होता है सभी लोगों का कि कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम्स कहाँ पे होती है, वेयर इज द ऑपरेटिंग सिस्टम लोकेटेड। तो जैसे हम जानते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो होती है मोबाइल्स में या PDA डिवाइस या हैंडहेल्ड डिवाइस, उसमें तो एज ए रोम एज ए फर्मवेयर चिप्स के अंदर स्टोर होती है। जैसे हमारे मोबाइल में ऑपरेटिंग सिस्टम हम यूज करें एंड्रॉइड, तो वो चिप्स के अंदर स्टोर होती है एज ए फर्मवेयर। बट जो कंप्यूटर्स होता है उसकी ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इज इन मेन केसेस और ऑलमोस्ट एवरी केसेस हार्ड डिस्क पे स्टोर होती है। इसीलिए जब भी आप कंप्यूटर स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले या तो आपकी हार्ड डिस्क, या तो अगर आपकी हार्ड डिस्क के बजाय आप CD पे ऑपरेटिंग सिस्टम रखने हो, कॉम्पैक्ट डिस्क, तो भी रख सकते हो। अगर आपको पेन ड्राइव में रखना है तभी रख सकते हो। बस मोस्ट केसेस ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क में ही होती है, क्योंकि इट्स अ वेरी लार्ज प्रोग्राम्स, दैट्स व्हाई। अब हम जो बात करेंगे फंक्शंस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम की जो मेजर फंक्शंस है, जैसे कि मेमोरी मैनेजमेंट हुआ, प्रोसेसर मैनेजमेंट हुआ, फाइल मैनेजमेंट हुआ, डिवाइस मैनेजमेंट हुआ, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट बोलते हैं जिसको हम, सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क एंड दिस ऑल, सिक्योरिटी इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर फंक्शन। उसके बाद में कमांड इंटरप्रिटेशन, किस तरह से एग्जीक्यूट करना है कमांड्स को, नेटवर्किंग, कम्युनिकेशन मैनेजमेंट एंड जॉब अकाउंटिंग। सबसे पहले हम बात करेंगे मेमोरी मैनेजमेंट की। मेमोरी मैनेजमेंट is the process of managing primary and secondary memory। जैसे हम सब लोग जानते हैं कि कंप्यूटर में दो तरह की मेमोरी होती है, एक प्राइमरी मेमोरी जिसको हम रैम एंड रोम बोलते हैं, और दूसरी होती है सेकेंडरी मेमोरी, जैसे हार्ड डिस्क हुआ, फ्लॉपी डिस्क हुआ, CD ड्राइव हुआ। तो दोनों के बीच में, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी के बीच में किस तरह डेटा ट्रांसफर करना है, डेटा कैसे स्टोर करना है, डेटा कैसे सिंक्रोनाइज करना है, वो सभी मेजर फंक्शंस होता है मेमोरी मैनेजमेंट। उसके अलावा जो दूसरा फंक्शंस होता है, इट ऑल्सो मॉनिटर कंटेंट्स ऑफ मेमोरी। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम्स आपको बताती है कि आपकी स्टोरेज डिवाइस के अंदर कितनी स्पेस अवेलेबल है, कितनी स्पेस यूज्ड है, कितनी स्पेस अनयूज्ड है। दैट इज ऑल्सो फंक्शंस ऑफ अ मेमोरी मैनेजमेंट। और उसके अलावा जो तीसरा फंक्शंस होता है, इट्स क्लियर आइटम फ्रॉम मेमोरी व्हेन प्रोसेसर नो लॉन्गर रिक्वायर्ड दैम। मतलब कि अगर आप कोई प्रोग्राम्स मेमोरी के अंदर स्टोर करते हो, या तो ऑटोमेटिकली रोम के अंदर जब प्रोग्राम्स आते हैं, जैसे हम कोई एप्लीकेशन ओपन करते हैं और अप टू लॉन्ग टाइम अगर आपने एप्लीकेशन यूज नहीं किया, तो ऑटोमेटिकली ऑपरेटिंग सिस्टम विल क्लियर द मेमोरी पार्ट
and that is make available to the other application. दूसरा जो फंक्शंस आएगा डिवाइस मैनेजमेंट. डिवाइस मैनेजमेंट कीप ट्रैक्स ऑफ ऑल डिवाइसेस. मतलब कि आपके कंप्यूटर में जितनी भी डिवाइसेस, जैसे हम फ्लॉपी ड्राइव हुआ, प्रिंटर हुआ, माउस हुआ, कीबोर्ड हुआ, उस सभी का ट्रैक एंड कोऑर्डिनेशन का जो मेजर फंक्शन होता है, दैट इज हैंडल्ड बाय द डिवाइस मैनेजमेंट. It is also performing a task of allocation and deallocation of devices. मतलब कि अगर आप कोई डिवाइस अटैच करते हो, जैसे आप पेन ड्राइव अटैच करते हो कंप्यूटर में, तो उसको स्टोरेज के लिए मेमोरी स्पेस चाहिए. तो मेमोरी किस तरह एलोकेट करना है, उसके जो ड्राइवर होते हैं उसके लिए स्पेस चाहिए, तो कैसे एलोकेट करना है. अगर आप जैसे पेन ड्राइव रिमूव कर लेते हो, तो सब किस तरह ऑटोमेटिकली डीएलोकेट करना है डिवाइसेस के जो ड्राइवर हुए या आपकी टेम्परेरी फाइल हुए. दैट इज ऑल्सो फंक्शंस ऑफ अ डिवाइस मैनेजमेंट. उसके बाद में जो नेक्स्ट आएगा फंक्शंस प्रोसेस मैनेजमेंट. प्रोसेस मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू क्रिएट एंड डिलीट प्रोसेस. मतलब कि अगर कोई प्रोसेस यूजर या एप्लीकेशंस की कंप्यूटर्स में हम सेंड करते हैं, तो उस प्रोसेस को किस तरह से एग्जीक्यूट करना, उस प्रोसेस को किस तरह से ट्रांसफर करना, टर्मिनेट करना. अगर प्रोसेस मल्टीपल प्रोसेस, दो प्रोसेस के बीच में किस तरह से सिंक्रोनाइजेशन करना, दो प्रोसेस के बीच में किस तरह कम्युनिकेशंस करना. अगर मान लो कि आपका सीपीयू अवेलेबल नहीं है प्रोसेस के लिए, तो प्रोसेस को किस तरह से वेट स्टेट में रखना, और जैसे प्रोसेसर अवेलेबल हुआ तो उसको किस तरह से प्रोसेसिंग के लिए सेंड करना. वो सभी फंक्शंस होते हैं प्रोसेस मैनेजमेंट के. उसके बाद में जो नेक्स्ट फंक्शन आएगा स्टोरेज मैनेजमेंट. Storage management is a function that handles memory allocation of data into primary storage and secondary storage and cache storage memory. मतलब कि अगर आप कोई डेटा स्टोर करते हो प्राइमरी मेमोरी में या सेकेंडरी मेमोरी में, तो उसको किस तरह से हैंडल करना है, डेटा को किस फॉर्मेट में डेटा को स्टोर करना है. अगर मेमोरी के अंदर डेटा हो गए तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अंदर होंगे 0101. ओके. अगर वही डेटा अगर कोई मैग्नेटिक टेप या मैग्नेटिक डिवाइस में आपको स्टोर करना है, तो किस तरह से कन्वर्ट करना. या तो अगर कोई टेम्परेरी डेटा हुआ जिसको हम कैश स्टोरेज मेमोरी बोलते हैं, तो उसमें डेटा किस तरह से मैनेज करना. वो सभी फंक्शंस होते हैं स्टोरेज मैनेजमेंट के. उसके बाद में नेक्स्ट फंक्शन आएगा फाइल मैनेजमेंट. इट मैनेजेस ऑल द फाइल रिलेटेड एक्टिविटीज. मतलब कि जैसे हम कंप्यूटर में जो कुछ भी डेटा स्टोर करते हैं, तो वो एक फाइल के फॉर्मेट में होता है. अगर आप सॉन्ग भी स्टोर कर रहे हो, मूवी भी स्टोर कर रहे हो, आपकी डॉक्यूमेंट फाइल भी स्टोर कर रहे हो, तो एक फाइल क्रिएट होती है फाइल के फॉर्मेट में, और उस फॉर्मेट में आपका डेटा स्टोर होता है. तो फाइल को किस तरह से स्टोर करना, फाइल का नेमिंग कन्वेंशन, कितनी साइज का कैरेक्टर का फाइल नेम होना चाहिए, फाइल की मैक्सिमम मिनिमम साइज क्या होनी चाहिए, अगर कोई फाइल ओपन करता है तो किस तरह से रिट्राइव होनी चाहिए, अगर कोई दो यूजर के बीच में फाइल शेयर करता है तो किस तरह से उसको एक्सेस करना की परमिशन देनी चाहिए. अगर कोई यूजर है तो अगर वो फाइल एक्सेस करता है और उसको परमिशन नहीं है, तो किस तरह से फाइल को प्रोटेक्ट करना है, सिक्योरिटी देनी है. वो सभी टास्क होते हैं फाइल मैनेजमेंट के. अब हम बात करेंगे आज टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स अवेलेबल इन मार्केट. उसमें से सबसे पहले होगी बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टीटास्किंग या तो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम
नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम एंड फाइनली मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे पहले हम बात करेंगे बैच ऑपरेटिंग सिस्टम की। Some computer processes are very lengthy and time consuming, and to speed the same process, a job with a similar type of needs are batched together and run as a group. अगर आप कोई प्रोसेस कंप्यूटर को सेंड करते हो, प्रोसेसर को सेंड करते हो, and it's very lengthy, is required more time for execution, तो उसकी अगर स्पीड आपको बढ़ानी है प्रोसेसिंग की, तो प्रोसेसर तो जो स्पीड पे वही स्पीड पे काम करेगा, बट उसके अलावा जो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम होती है वो आपकी जो प्रोसेस होती है उसको अलग अलग बैच में डिवाइड कर देती है, जिसको हम जॉब भी बोलते हैं, और वो अलग अलग बैच को पैरेलली आपके सीपीयू में एग्जीक्यूट करने के लिए भेजती है। तो एक साथ आपकी नंबर ऑफ बैचेस प्रोसेस होती है सिंगल सीपीयू के अंदर, सिंगल प्रोसेसर के अंदर, जो आपकी प्रोसेस को फास्टेस्ट बनाती है। उसके बाद में आएगा मल्टीटास्किंग या तो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम अनेबल पीपल लोकेटेड एट डिफरेंट टर्मिनल टू यूज अ सिंगल कंप्यूटर सिस्टम एट द सेम टाइम। मतलब कि सीपीयू आपका एक जगह पे है और नंबर ऑफ यूजर उसके साथ कनेक्टेड है इन डिफरेंट टर्मिनल्स। तो डिफरेंट टर्मिनल में से जो प्रोसेस आ रही है सिंगल कंप्यूटर सिस्टम्स के अंदर, तो सभी यूजर की जो प्रोसेस हो उसको जो मल्टीटास्किंग या टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होती है वो एक टाइम शेड्यूल या तो टाइम एलोकेट करती है कि अगर एक प्रोसेस हुई तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड इतने में फर्स्ट यूजर की एग्जीक्यूट होनी चाहिए, दूसरी सेकंड में दूसरे यूजर की प्रोसेस एग्जीक्यूट होनी चाहिए, थर्ड सेकंड में थर्ड यूजर की प्रोसेस एग्जीक्यूट होना चाहिए। ये पूरा शेड्यूलिंग, टाइम शेड्यूलिंग जो मैनेज करती है मल्टीटास्किंग या टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, और जिसमें जो प्रोसेसर का टाइम, सीपीयू टाइम या प्रोसेस टाइम होता है, विच इज शेयर्ड अमंग मल्टीपल यूजर इज टर्म्स एज अ टाइम शेयरिंग। मान लो कि अगर कोई एक सीपीयू की जो स्पीड है कि 1 सेकंड में 1000 मिलियन इंस्ट्रक्शंस अगर वो प्रोसेस करती है, तो 1000 मिलियन इंस्ट्रक्शन अगर 1 सेकंड में होती है, और अगर 5 यूजर्स अगर टर्मिनल्स की प्रोसेस अगर उस सीपीयू के अंदर या तो इस प्रोसेसर के अंदर आती है, तो उसको किस तरह से टाइम एलोकेट करना, दैट इज अगेन मेजर जॉब ऑफ द मल्टीटास्किंग या टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। और रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम टाइम इंटरवल टू प्रोसेस एंड रिस्पॉन्ड टू इनपुट इज वेरी स्मॉल। मतलब कि जहां पे टाइम इज वेरी क्रिटिकल, अगर आपको एग्जिट टाइम्स के अंदर जो आपकी प्रोसेस है फिनिट टाइम्स के अंदर एग्जीक्यूट करनी है, जैसे एग्जांपल दिया हमने, मिलिट्री सॉफ्टवेयर सिस्टम होती है या तो स्पेस सॉफ्टवेयर सिस्टम होती है, जहां पे टाइम इज वेरी क्रिटिकल। मान लो कि मिलिट्री में अगर वो एक मिसाइल्स के लिए अगर आप कोई प्रोग्रामिंग किया हुआ है, तो उसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होती है वो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि मिसाइल्स का जो टाइमिंग सेट होता है, टारगेट पे सेट होता है, एग्जैक्ट लोकेशन एंड एग्जैक्ट टाइम पे वो प्रोसेस एग्जीक्यूट होनी चाहिए। उसमें अगर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का भी डिले हुआ तो आपका जो मिसाइल का टारगेट होगा वो अचीव नहीं होगा। तो यहाँ पे टाइम क्रिटिकल अगर कोई वर्क या जॉब है तो वहां पे यूज होता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद में जो नेक्स्ट आएगी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। Distributed systems use many processors located in different machine। मतलब कि अलग अलग मशीन्स के अंदर आपकी प्रोसेस होती है डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट के अंदर। एक ही प्रोसेस है, अगर 5 अलग अलग कंप्यूटर्स है तो 5 कंप्यूटर या 5 प्रोसेसर के बीच में अलग अलग कंप्यूटर्स के अंदर आपकी प्रोसेस डिस्ट्रीब्यूट होकर उसका एग्जीक्यूशन होता है। तो यहाँ पे अगर कोई एक प्रोसेसर है, अगर वो कैपेबल नहीं है आपकी प्रोसेस स्पेसिफिक टाइम, या तो अगर वहां पे देर लगती है, तो वही प्रोसेस को आप एक से ज्यादा
कंप्यूटर्स के प्रोसेसर में डिस्ट्रीब्यूट करके भी कर सकते हो, और वो फंक्शनैलिटी दी होती है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अंदर। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, a network operating system runs on a server and it provides the capability to serve, to manage data, users, groups, security, application, another networking function. मतलब कि अगर आपका कंप्यूटर के साथ के अंदर नंबर ऑफ डिवाइसेस अटैच है, जैसे हम नेटवर्किंग एनवायरनमेंट बोलते हैं, कंप्यूटर्स भी होता है, उसके अलावा प्रिंटर भी होता है, उसके अलावा और हैंडहेल्ड डिवाइस भी आप अटैच करते हो, तो सभी जो डिवाइसेस है अगर वो रिक्वेस्ट दे रहे सेंट्रलाइज सीपीयू को, तो सेंट्रलाइज सीपीयू जो होता है उसको टर्मिनोलॉजी बोलते हैं हम नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में सर्वर। और सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम या नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम होती है, उसका जो काम होता है जितने भी नेटवर्क कनेक्टेड है सर्वर के साथ में, नेटवर्क डिवाइसेस के साथ में कनेक्टेड है, वो सभी की प्रोसेस एक ही सेंट्रलाइज सीपीयू के अंदर एग्जीक्यूट करना। और उसके बाद में आएगी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। Mobile operating systems are those operating systems which is specially designed to power a smartphone, tablets and wearable devices. क्योंकि मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम से थोड़ी डिफरेंट होती है। जैसे हमने देखा कि मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम से वो पोर्टेबल भी होने चाहिए, लो प्रोसेसर के अंदर उसका एग्जीक्यूशन भी होना चाहिए, सो दैट्स व्हाई इट इज डिफरेंट देन अ कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम। और कुछ मोबाइल पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हम जानते हैं, जैसे एंड्रॉयड हुआ, एप्पल की iOS ऑपरेटिंग सिस्टम या OS X ऑपरेटिंग सिस्टम, ब्लैकबेरी या वेबओएस। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की। उसमें सबसे पहला आएगा MS-DOS। MS-DOS is a main operating system of pioneer company Microsoft, and it is specially designed for a personal computer या तो डेस्कटॉप कंप्यूटर जिसको हम बोलते हैं। उसका जो मेजर फीचर्स है, इट्स अ वेरी सिंपल, नॉन ग्राफिकल एंड कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब कि यहाँ पे कोई ग्राफिकल एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा, आपको जो कुछ भी इंस्ट्रक्शन देनी है वो कमांड से इन अ सीक्वेंस के फॉर्मेट में देनी है। सो इट्स अ वेरी टेडियस एंड डिफिकल्ट जॉब फॉर अ यूजर्स हियर। दूसरी जो आजकल पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, एंड माइक्रोसॉफ्ट हैज लॉन्च विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इन मिड 1980s। क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ने जो विंडोज एनवायरनमेंट या विंडोज का जो कंसेप्ट स्टार्ट किया था, वो विंडोज का जो फर्स्ट एप्लीकेशन बनाया था, एप्लीकेशन ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको हम बोलते, जो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं थी बट ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एप्लीकेशन बनाया था, और उसके अंदर उन माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया था विंडोज एनवायरनमेंट। और उसके आजकल जो हम पॉपुलर वर्जन या लेटेस्ट वर्जन यूज कर रहे हैं, विंडोज 10 जो माइक्रोसॉफ्ट ने 2015 में लॉन्च किया था, विंडोज 8 2012 में लॉन्च किया था, और माइक्रोसॉफ्ट की सक्सेसफुल ओएस विंडोज 7 जो 2009 में, और विंडोज विस्ता थी 2007 में लॉन्च की थी। माइक्रोसॉफ्ट ने देयर आर डिफरेंट वर्जन्स विंडोज के लॉन्च किए मार्केट में। इट इज स्टार्टेड फ्रॉम 1985 से 92 के जो एरा था, उसमें माइक्रोसॉफ्ट ने दो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च की थी, विंडोज 1.0 एंड 2.0। और आफ्टर 90 और 94 के बीच में विंडोज 3.1 एंड 3.0 दो लॉन्च की थी। बट यहाँ पे आपको एक चीज बता दूं कि ये जो 1.0, 2.0, 3.0 और 3.1 ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं थी,
ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशन थे, क्योंकि वो सभी एप्लीकेशंस को अगर आपको यूज करने होते विंडोज के तो आपको बैकग्राउंड या तो बैकएंड में डोस ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करनी पड़ती है। मतलब कि पहले आपको कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम बूट करना होगा डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम डोस से, और बाद में प्रॉम्प्ट में जाके आपको कमांड लिखना होगा WIN या विंडोज, तो ये एप्लीकेशन स्टार्ट होगा जिसको जियो एप्लीकेशन बोलते हैं। तो ये 4 जो वर्जन थे वो GUI एप्लीकेशन थे, माइक्रोसॉफ्ट की ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं थी, स्टैंड एलोन ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं थी। बट आफ्टर 95 माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया था स्टैंड एलोन के, जहां पे डोस की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप डायरेक्टली ऑपरेटिंग सिस्टम GUI यूज कर सकते हो, और उसको नाम दिया था विंडोज 95। और उसके बाद में 95 के अंदर जो कुछ उसके ड्रॉबैक भी थे, तो उसको ओवरकम करके फिर नेक्स्ट 1998 में लॉन्च किया था विंडोज 98। उसमें माइक्रोसॉफ्ट ने 2 फीचर ऐड किए थे। एक तो उसमें माइक्रोसॉफ्ट ने बिल्ट इन इंटरनेट एक्सप्लोरर दिया था जो 95 में नहीं था, और 98 के अंदर माइक्रोसॉफ्ट ने एक टेक्नोलॉजी उसमें लॉन्च की थी जिसको MMS टेक्नोलॉजी बोलते हैं, मल्टीमीडिया एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी, कि जहां पे आप म्यूजिक या तो वीडियोस एंटरटेनमेंट एप्लीकेशन वो भी यूज कर सकते। उसके बाद में 2000 में आई विंडोज 2000, जिसे मिलेनियम एडिशन भी बोलते हैं, और माइक्रोसॉफ्ट की सक्सेसफुल ओएस जो 2001 में लॉन्च की थी माइक्रोसॉफ्ट ने, विंडोज XP। और XP के अंदर माइक्रोसॉफ्ट ने अगेन एक स्ट्राइकिंग फीचर लॉन्च किया था जिसको प्लग एंड प्ले एनवायरनमेंट या प्लग एंड प्ले फीचर बोलते हैं। मतलब कि अगर 98 या 95 के अंदर अगर आप यूज करते कोई डिवाइसेस अटैच करते हो, तो उसके लिए आपको एडिशनल ड्राइवर या तो एडिशनल सर्विसेज इंस्टॉल करनी पड़ती थी। XP के अंदर वो सभी जितने पॉपुलर डिवाइसेस थे उसकी ड्राइवर्स की फाइल XP के अंदर साथ में लॉन्च कर दी। सो आपको एडिशनली वहां पे नहीं प्रोवाइड करने होते थे। जैसे आप पेन ड्राइव लगाते हो तो ऑटोमेटिकली उस पेन ड्राइव कौन सी कंपनी की है, कितनी साइज है, वो सभी डिटेक्ट हो जाती थी ऑटोमेटिकली XP के अंदर, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड प्लग एंड प्ले ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद में 2006 में आया था विंडोज विस्टा, एंड 2009 में अगेन माइक्रोसॉफ्ट की जो पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम के, जहां पे माइक्रोसॉफ्ट ने एक स्ट्राइकिंग फीचर्स में डाले थे। मेजर फीचर था उसका जो ग्राफिक एनवायरनमेंट, XP से पूरा ग्राफिक एनवायरनमेंट माइक्रोसॉफ्ट ने चेंज कर दिया 7 के अंदर, और उसी को फिर कंटिन्यू करके 2012 में लॉन्च की थी विंडोज 8, और लेटेस्ट आजकल जो हम यूज करें 2015 में वो है विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम। इट्स अ वेरी पावरफुल ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद में आएगा यूनिक्स एंड यूनिक्स लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम। Unix is a computer operating system originally developed in 1969 by a group of AT&T employees at a Bell Lab, and including the Ken Thompson. क्योंकि यूनिक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम थी जिसको हम मल्टी यूजर, मल्टीटास्किंग, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते, एंड इट्स अ वेरी पावरफुल ऑपरेटिंग सिस्टम जो सिर्फ डेस्कटॉप एनवायरनमेंट के लिए नहीं बट इनिशियली फर्स्ट बनाई थी मेन फ्रेम कंप्यूटर्स के लिए, और बाद में उसको लॉन्च किया डेस्कटॉप एनवायरनमेंट। एंड यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स जैसे हम देखते हैं आजकल डिफरेंट सर्वर्स में भी यूज हो रही है, वर्कस्टेशन में भी यूज हो रही है बैकग्राउंड्स के अंदर, एंड नाउअडेज यूनिक्स इज आल्सो अवेलेबल इन पोर्टेबल मोड, कि जहां पे आपको मल्टीटास्किंग, मल्टी यूजर, टाइम शेयरिंग सभी फीचर्स मिलेंगे। उसके बाद में जो नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है मैक ओएस, जिसको हम मैक ओएस एक्स या तो ओएस एक्स भी बोलते, जो ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च की थी अगेन पॉपुलर कंपनी एप्पल, एंड एप्पल के जो कंप्यूटर जिसको मैकेंटोश या मैक बोलते, उसमें वो प्री लोडेड मिलती है आपको मैक ओएस, और उसके कुछ पॉपुलर वर्जन्स भी है, जैसे मोजेव 2018 में लॉन्च किया था, हाई सिएरा था वो 2017 में, एंड सिएरा इन 2016 में लॉन्च किया था।
उसके बाद में आएगी लिनक्स। इट्स ए यूनिक्स लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड ऑन फाइल लिनक्स कर्नल। इसको यूनिक्स लाइक इसलिए बोलते क्योंकि उसके अंदर लिनक्स में जो बैकग्राउंड उसका जो कर्नल पार्ट होता है वो लिनक्स का यूज किया होता है। एंड द नेम लिनक्स come from a Linux kernel originally written in 1991 by Linus Torvalds। लिनस टॉरवेल्ड ने पूरा कर्नल एनवायरनमेंट या जिसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम्स का मेजर फंक्शन बोलते वो पूरा डिजाइन करके मार्केट में एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च की थी और जिसको नाम दिया था लिनक्स। और आजकल हम देख रहे हैं कि लिनक्स का जो कर्नल होता है वो अलग अलग उसके जो डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन से या तो अलग अलग वेंडर्स भी जिसको हम बोलते हैं कि जिन लोगों ने लिनक्स के कर्नल को यूज करके उसके अंदर मॉडिफिकेशन करके उसका ग्राफिक एनवायरनमेंट चेंज करके अलग अलग उसके वर्जन्स मार्केट में लॉन्च किए थे, जिसमें पॉपुलर वर्जन्स है रेड लिनक्स, डेबियन लिनक्स, उबंटू, लिनक्स मिंट और गूगल की जो एंड्रॉइड ओएस भी हम यूज करें उसमें भी लिनक्स का ही कर्नल यूज होता है, बट वो मिनोमोनिक या पोर्टेबल कर्नल बोलते हैं। एंड क्रोम ओएस और क्रोमियम ओएस में भी लिनक्स का ही कर्नल यूज होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम पॉपुलैरिटी, हमने देखा कि जो मेजर ऑपरेटिंग सिस्टम्स होती है उसमें से वर्ल्ड वाइड एंड एज पर द रिसर्च लेटेस्ट सर्वे अप्रैल 2020 का है, स्टेट काउंटर वेबसाइट जो है उन लोगों ने रिसर्च किया और उसमें से जो रिसर्च में से जो आउटकम्स आए उसमें पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम जो आजकल यूज हो रही है जो मोबाइल प्लेटफॉर्म पे एंड्रॉइड और जिसका मार्केट शेयर वर्ल्ड वाइड है 39.30%। और बाद में कंप्यूटर के प्लेटफॉर्म पे जो नेक्स्ट ओएस यूज हो रही है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम और उसका मार्केट शेयर से 33.1%। उसके बाद में नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम जो है iOS जो यूज हो रही है अगेन एप्पल्स के मोबाइल्स के अंदर, उसका जो मार्केट शेयर है 17.23%। और एप्पल के जो कंप्यूटर्स में यूज हो रही है ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको OS X बोलते उसका जो मार्केट शेयर है दैट इज 8.21%। और बाकी की देयर आर अदर्स ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे OS2 वार्प है या तो फिर HP की ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो सभी का मार्केट शेयर है ओनली 0.81%। और जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको हम ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम भी बोलते उसका मार्केट शेयर है 0.7%। अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशंस ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम। उसमें सबसे पहले डिस्कस करेंगे मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। A multi-user operating system allow multiple computers or multiple users to use the same computer at the same time and at different time। मतलब कि अगर आपके पास एक सिंपल सिंगल सीपीयू है, प्रोसेसर है, जहां पे आपने ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल की है और वह सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम थ्रू नेटवर्क एनवायरनमेंट एक साथ अगर मल्टीपल यूजर यूज कर रहे हैं तो उस ऑपरेटिंग सिस्टम को मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। मतलब कि अगर आपके पास 10 कंप्यूटर है तो 10 कंप्यूटर में आपको इंडिविजुअल 10 ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ एक सेंट्रलाइज कंप्यूटर है वहीं पे आप ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हो और उसको नेटवर्क एनवायरनमेंट थ्रू 10 से 10 कंप्यूटर में आप वही ऑपरेटिंग सिस्टम शेयर कर सकते हो। और जिसका बेस्ट एग्जांपल है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट की विंडोज 2000 जिसको नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम भी बोलते हैं। उसके बाद में आएगी मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। An operating system is capable supporting and utilizing more than one computer processor। मतलब कि यहां पे आपके पास एक सीपीयू नहीं है, एक से ज्यादा सीपीयू है
और उसके अंदर आपको अगर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करनी है तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम को हम मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं, कि जहां पे आपकी प्रोसेस या तो हमारी प्रोसेस एक सीपीयू के नहीं अंदर होगी, मल्टीपल सीपीयूज के अंदर होगी। और आजकल जो हम कंप्यूटर डेस्कटॉप भी यूज कर रहे हैं उसके अंदर भी सिंगल सीपीयू होता है, बट सीपीयू डिवाइड इन डिफरेंट कोर, जिसको मल्टी कोर सीपीयू भी बोलते हैं। और मल्टी कोर सीपीयू जो होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम होती है मल्टी प्रोसेसिंग, वो मल्टी कोर सीपीयू के अंदर भी प्रोसेस को डिवाइड करके एग्जीक्यूट करती है एट ए टाइम। जैसे आजकल मार्केट में अवेलेबल है ड्यूअल कोर प्रोसेसर होता है, क्वाड कोर होता है, तो उसके अंदर प्रोसेसर सिंगल होता है बट मल्टीपल कोर्स में वो डिवाइडेड होता है, मतलब कि ऑपरेटिंग सिस्टम से वो एक साथ मल्टीपल कोर यूज करती है प्रोसेसिंग के लिए। उसके बाद में आएगी मल्टीटास्किंग। Multitasking operating system that is capable of allowing multiple software process to run at the same time। मतलब कि ऑपरेटिंग सिस्टम आपके पास एक ही है, प्रोसेसर सीपीयू भी एक है, बट अगर उसके अंदर एक साथ अब ज्यादा एप्लीकेशन एट ए टाइम एक साथ यूज करते हो, जैसे हम विंडोज में करते हैं, आपने विंडोज में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का विंडोज भी ओपन रखा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल भी ओपन रखा, पावर पॉइंट भी ओपन रखा, साथ में बैकग्राउंड में सॉन्ग के लिए मल्टीमीडिया प्लेयर भी ओपन रखा, तो हमने देखा कि सभी की प्रोसेस बैकग्राउंड में सॉन्ग भी चल रहा है और एक्सेल में कोई कैलकुलेशन प्रोसेस भी हो रही है। तो ये जो प्रोसेसिंग होता है वो फंक्शन या फीचर होता है मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का, जिसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या करती है कि सीपीयू के अंदर जो विंडोज या जो एप्लीकेशन एक्टिव होता है उसकी प्रोसेस सेंड करती है, बाकी की जो डीएक्टिवेट विंडो है उसकी प्रोसेस आइडल कर देता है। अगर मान लो कि अगर आपने कोई विंडो डीएक्टिवेट किया या तो विंडो सिलेक्ट नहीं किया तो उसकी प्रोसेस डीएक्टिवेट हो जाएगी, एंड विंडोज डिसाइड एज पर द एप्लीकेशन और एज पर द प्रोग्राम। और हम जैसे जानते भी है कि कई बार हम स्विचिंग करते हैं अल्टर टैब से एक एप्लीकेशन में दूसरे एप्लीकेशन में जाते हैं, देन ऑटोमेटिकली उस एप्लीकेशन की प्रोसेस बैकग्राउंड में स्टार्ट होती है। जैसे हम स्विच ओवर करके दूसरे एप्लीकेशन में जाते हैं तो उसकी प्रोसेस बैकग्राउंड में स्टार्ट होती है। तो इस तरह का जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसको मल्टीटास्किंग, मतलब कि मोर देन वन टास्क यू कैन परफॉर्म एट ए टाइम ऑन अ सिंगल स्क्रीन। उसके बाद में आएगा मल्टी थ्रेडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम दैट अलाउ डिफरेंट पार्ट ऑफ प्रोग्राम टू रन कंकरेंटली। मतलब कि कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको मल्टी थ्रेडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं या जिसमें मल्टी थ्रेडिंग फीचर्स होता है, तो उसका जो फंक्शंस होता है कि हमारी जो प्रोसेस होती है कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम में, या तो हमारा प्रोसेस नहीं, हमने प्रोसेस देखा मल्टी प्रोसेसिंग, बट यहाँ पे जो हमारा प्रोग्राम या हमारा एप्लीकेशन प्रोग्राम या यूजर का प्रोग्राम, उस प्रोग्राम को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देना और उस पार्ट को स्मॉल पार्ट्स ऑफ प्रोग्राम्स को कंप्यूटर की टेक्नोलॉजिकल वर्ड में थ्रेड बोलते हैं। तो जो प्रोग्राम्स होता है उसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड करना, मान लो कि प्रोग्राम्स हुआ तो उसमें हमने 5 प्रोसेस दी, तो 5 प्रोसेस को 5 अलग अलग थ्रेड में डिवाइड कर देता है और पांचों थ्रेड को कंकरेंटली एट ए टाइम प्रोसेसर को सेंड करता है। तो यहाँ पे जो प्रोसेसर का जो आइडल या अनयूटिलाइज टाइम होता है वो एक साथ पांचों प्रोसेस को एग्जीक्यूट करता है, एंड जिससे आपकी प्रोसेस फास्टेस्ट होती है। नाउ एट द एंड ऑफ दिस आवर फर्स्ट सेशन, आज जो हमने देखा कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में, जिसमें सबसे पहले मेन हमने जो डिस्कस किया था व्हाट इज कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम, different type of computer operating system, component of computer operating system, classification of computer operating system. So now this is our end of the first session. Thank you very much. आज का हमारा दूसरा टॉपिक होगा इंट्रोडक्शन टू उबुंटू लिनक्स।
उसके मेन ऑब्जेक्टिव से जो आज हम डिस्कस करेंगे, उसमें सबसे पहले आएगा इंट्रोडक्शन टू उबंटू, व्हाट इज उबंटू, उबंटू के फीचर के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, और डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफ उबंटू भी हम देखेंगे। उबंटू अगर आपको कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल करना है तो उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होती है वो देखेंगे। उबंटू को अगर आपको डाउनलोड करना है या तो इंस्टॉलेशन करना है तो वो कैसे करते हैं वो भी देखेंगे। एंड फाइनली उबंटू के अंदर किस तरह से सॉफ्टवेयर ऐड करना है, रिमूव करना है या तो अपडेट करना है, वो भी जानकारी लेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे उबंटू के इंट्रोडक्शन के बारे में कि उबंटू है क्या। तो उबंटू इज अ लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, मतलब कि उबंटू में जो कर्नल यूज होता है वो लिनक्स का बैकग्राउंड में यूज होता है, एंड इट इज डिजाइन फॉर कंप्यूटर, स्मार्टफोन एंड नेटवर्क सर्वर। मतलब उबंटू सिर्फ कंप्यूटर के लिए डिजाइन नहीं किया हुआ है, आप स्मार्टफोन में भी यूज कर सकते हो या तो हाई एंड नेटवर्क सर्वर में भी यूज कर सकते हो। उबंटू का जो मेजर फीचर्स है कि इट्स अ फ्री, स्टेबल एंड सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम, और जो अगेन इसका स्ट्राइकिंग फीचर है कि इट्स एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब कि उसका सोर्स कोड फ्रीली अवेलेबल मिलता है आपको इंटरनेट पे। एंड उबंटू ओपन सोर्स होने के बावजूद भी, फ्री होने के बावजूद भी, उसके अंदर जो लाइसेंस ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज एंड ओएस एक्स है, उसके जो पॉपुलर फीचर्स है वो सभी आपको फ्री में मिलते हैं उबंटू के अंदर। अब हम बात करेंगे व्हाट इज उबंटू। उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या है। तो उबंटू is an operating system that developed by a worldwide community of programmers as well as by employee of Ubuntu commercial sponsor company Canonical Limited। मतलब कि उबंटू है वो जो कैनोनिकल लिमिटेड कंपनी और उसके जो कॉमर्शियल स्पॉन्सर है और उसके एम्प्लॉय ने मिलकर एक मार्केट में लिनक्स का कर्नल यूज करके वर्ल्ड वाइड एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो डेवलप की, उसका नाम दिया था उबंटू। उबंटू इज रिलीज एवरी 6 मंथ। जैसे हम देखते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम होती है तो 1 या 2 साल में उसका नया वर्जन मार्केट में लॉन्च होता है, बट उबंटू का जो अपडेट वर्जन जिसको हम बोलते हैं वो साल में 2 बार मीन्स अप्रैल एंड अक्टूबर में लॉन्च होता है, और उसका जो लॉन्ग टर्म सपोर्ट जिसको हम एलटीएस बोलते हैं वो हर 2 साल में लॉन्च होता है मार्केट के अंदर। और आजकल जो उसका पॉपुलर वर्जन या लेटेस्ट वर्जन मार्केट में अवेलेबल है, लॉन्ग टर्म वर्जन अवेलेबल है, जो लॉन्च हुआ था 23 अप्रैल 2020 के अंदर, और उस वर्जन रिलीज को नाम दिया था फोकल फोसा। फीचर्स ऑफ उबंटू, देयर आर सो मेनी फीचर्स अवेलेबल इन उबंटू, पर उसका जो मेजर फीचर्स है कि दैट्स एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे हमने देखा कि अगर कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम का सोर्स कोड अवेलेबल है तो आप उस ऑपरेटिंग सिस्टम में चेंज करके नई ऑपरेटिंग सिस्टम या नया वर्जन या नया फ्लेवर मार्केट में इजी लॉन्च कर सकते। एंड दैट्स व्हाई आजकल आपने देखा होगा कि लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, देयर आर सो मेनी ऑपरेटिंग सिस्टम्स अवेलेबल है, क्योंकि सभी ऑपरेटिंग सिस्टम है जो लिनक्स बेस्ड है उसमें कर्नल लिनक्स का यूज होता है, एंड लिनक्स इज ऑल्सो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। और ओपन सोर्स का जो मतलब हुआ कि जिस ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज कर रहे हो जो ओपन सोर्स है, तो उसका आपको ना तो लाइसेंस वर्जन लेना होता है या तो ना कोई एडिशनल फीस
चार्ज करनी होती है, फ्रीली आप उसको डाउनलोड कर सकते हो, यूज कर सकते हो एंड शेयर कर सकते हो। दूसरा मेजर फीचर ऑपरेटिंग सिस्टम्स का है सिक्योरिटी, क्योंकि उबंटू के अंदर आपको बिल्ट इन फायरवॉल एंड वायरस प्रोटेक्शन के सॉफ्टवेयर मिलेंगे। जैसे हम फायरवॉल जानते कि अनऑथेंटिकेट यूजर्स कोई भी अगर आपका कंप्यूटर या नेटवर्क एक्सेस करता है तो इट कीप अ सेफ्टी विथ हेल्प ऑफ द वॉल और प्रोग्राम इन बैकग्राउंड, जिसको हम फायरवॉल भी बोलते। और अगर कोई मैलिकुलस कोड हुआ जिसको हम वायरस बोलते हैं तो उसका प्रोटेक्शन भी बिल्ट इन दिया है उबंटू के अंदर। सो दैट्स व्हाई उबंटू इज वन ऑफ द मोस्ट सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम अराउंड। और उसका अगर आप लॉन्ग टर्म सपोर्ट यूज करते हो तो उसके अंदर तो अप टू 5 years आपको सिक्योरिटीज और अपडेट के जो लेटेस्ट वर्जन या पैचेस है वो फ्रीली मिलेंगे आपको उबंटू के अंदर। एक्सेसिबिलिटी, computing is for everyone regardless of nationality, gender और disability। मतलब उबंटू है सिर्फ कंप्यूटर यूजर के लिए डिजाइन नहीं की, बच्चे भी यूज कर सकते हैं फॉर डेवलपमेंट पर्पस या तो एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए, प्रोग्रामर भी यूज कर सकते हो डेवलपमेंट पर्पस के लिए, डेवलपर यूज कर सकते हैं हायर एंड सर्वर वर्जन उसके। और उसका जो मेजर फीचर्स है कि उबंटू इज अवेलेबल इन डिफरेंट 50 वर्ल्ड वाइड लैंग्वेजेस। अगर आपको डिफरेंट कंट्रीज के लिए उबंटू इंस्टॉल करना है तो आप डिफरेंट कंट्री की लैंग्वेज सिलेक्ट करके आप इंस्टॉल कर सकते हो। द डेस्कटॉप वर्जन ऑफ उबंटू सपोर्ट ऑल नॉर्मल सॉफ्टवेयर ऑन विंडोज सच एज फायरफॉक्स, क्रोम एंड वीएलसी। मतलब कि जैसे विंडोज में हमको सॉफ्टवेयर जो बिल्ट इन मिलते या तो हम यूज करते फायरफॉक्स हुआ, क्रोम हुआ या तो वीएलसी प्लेयर हुआ, उससे से रिलेटेड सॉफ्टवेयर भी आपको उबंटू में फ्री ऑफ चार्ज मिलेंगे, जिसको हम थर्ड पार्टी एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर बोलते हैं। दूसरा जो मेजर फीचर है कि सपोर्ट द ऑफिस सूट दैट्स कॉल्ड लिब्रे ऑफिस। मतलब कि अगर आप माइक्रोसॉफ्ट यूज कर रहे हो या तो मैक यूज कर रहे हो तो वहां पे डॉक्यूमेंटेशन पर्पस के लिए, ऑफिस वर्क के लिए आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस या तो उसी से रिलेटेड कोई लाइसेंस सॉफ्टवेयर परचेस करना पड़ता है। बट सेम वही फीचर जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हुआ, एक्सेल हुआ, पावर पॉइंट हुआ या ऑफिस रिलेटेड सॉफ्टवेयर हुए, वो पूरा सूट आपको यहाँ पे फ्री मिलता है। ओपन सोर्स जो प्लेटफॉर्म का जो ओपन ऑफिस का जो सूट है लिब्रे ऑफिस, वो आपको मिलेगा उबंटू के अंदर बिल्ट इन। एंड उबंटू इज एन इनबिल्ट ईमेल सॉफ्टवेयर कॉल्ड थंडरबर्ड। जैसे कि अगर आपको नेटवर्क एनवायरनमेंट में आपका ईमेल सर्वर बनाना है, खुद का ईमेल क्लाइंट क्रिएट करने हैं, तो आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज या जीमेल या हॉटमेल के अलावा यहाँ पे आपको खुद का जो ईमेल सर्वर सॉफ्टवेयर बोलते हैं थंडरबर्ड, वो भी मिलेगा उबंटू के अंदर, दैट इज फ्रीली अवेलेबल। फ्लेवर्स ऑफ उबंटू, उबंटू जैसे हमने देखा कि जहां पे लिनक्स का कर्नल यूज होता है और डेस्कटॉप एनवायरनमेंट में चेंज करके या फीचर्स उसके चेंज करके नई फ्लेवर मार्केट में लॉन्च की उबंटू ने, जिसको अलग अलग नाम दिए, अलग अलग फंक्शनलिटी के मुताबिक नाम दिए, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे उबंटू डेस्कटॉप, उबंटू सर्वर, कुबंटू, लिनक्स मिंट। सबसे पहले देखेंगे उबंटू डेस्कटॉप एडिशन। डेस्कटॉप वर्जन्स कैन यूज्ड बाय रेगुलर यूजर। मतलब कि जैसे हम स्टैंड अलोन कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट यूज करते हैं, विंडोज एक्सपी, विंडोज 7 या विंडोज 10, उसी तरह से अगर आपको सेम फंक्शनलिटी या सेम फीचर्स चाहिए, जैसे बेसिक एक्टिविटी आप यूज करते हो, ब्राउजिंग है, ईमेल है
या मल्टीमीडिया के एप्लीकेशंस आपको चाहिए, तो वो सभी एप्लीकेशंस आपको बिल्ट इन मिलेंगे उबंटू डेस्कटॉप एडिशन। और स्टैंड अलोन पीसी या तो डेस्कटॉप पीसी के लिए आप सिलेक्ट कर सकते हो उबंटू की डेस्कटॉप एडिशन। उसके बाद में दूसरी जो फ्लेवर आएगी उबंटू सर्वर। सर्वर वर्जन होता है वो बेसिकली आप यूज कर सकते हो कि अगर आपको कोई वेबसाइट या वेब सर्वर बनाना है या वेब होस्टिंग करना है या तो कोई डेटाबेस सर्वर क्रिएट करना है, ईमेल सर्वर क्रिएट करना है, तो अगर आपको हाई एंड पर्पस के लिए कोई ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, उबंटू की फ्लेवर चाहिए, तो आप सिलेक्ट कर सकते हो उबंटू सर्वर एडिशन। और अगर आप उबंटू सर्वर एडिशन सिलेक्ट करते हो तो अप टू 5 ईयर सपोर्ट्स भी मिलता है। और एक मेजर फीचर उसके अंदर भी अवेलेबल होता है सर्वर एडिशन में, जैसे आजकल वेरी पॉपुलर प्लेटफॉर्म है क्लाउड कंप्यूटिंग सिस्टम, तो उसका सपोर्ट आपको बिल्ट इन मिलेगा सर्वर एडिशन में। AWS और अजूर जो पॉपुलर क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म है, वो दोनों का सपोर्ट आपको बिल्ट इन मिलेगा उबंटू सर्वर एडिशन। उसके बाद में आएगी कुबंटू। द नॉर्मल उबंटू इंटरफेस इज बेस्ड ऑन सॉफ्टवेयर कॉल्ड यूनिटी। मतलब कि उबंटू के अंदर जो ग्राफिक एनवायरनमेंट जो यूज किया है, उसके लिए जो बैकग्राउंड सॉफ्टवेयर यूज किया, जिसको यूनिटी एप्लीकेशन एनवायरनमेंट में बोलते, बट उससे थोड़ा चेंज करके उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके नया ग्राफिक एनवायरनमेंट जिसको नाम दिया KDE या तो KDE प्लाज्मा डेस्कटॉप भी बोलते, और उसके साथ में उबंटू की एक नई फ्लेवर मार्केट में लॉन्च हुई और जिसको नाम दिया था कुबंटू। हालांकि कुबंटू में ऑलमोस्ट उबंटू के जो फीचर्स है, बेसिक फीचर, वो सभी अवेलेबल होंगे, बट उसका जो मेजर फंक्शन या मेजर उसमें जो चेंज किया था, इट इज अ डेस्कटॉप एनवायरनमेंट, जहां पे यूनिटी का एनवायरनमेंट के बजाय नया एनवायरनमेंट जो डेवलप किया था, KD डेस्कटॉप एनवायरनमेंट जिसको बोलते, वो लॉन्च किया था कुबंटू। लिनक्स मिंट। लिनक्स मिंट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम, और उसके अंदर भी आपको बिल्ट इन आजकल के जो मॉडर्न एप्लीकेशन है, जैसे मल्टीमीडिया एप्लीकेशन, डेस्कटॉप एप्लीकेशन, ऑफिस एप्लीकेशन, या तो डिजाइनिंग के पर्पस के एप्लीकेशन, वो सभी आपको मिलेंगे फ्री ऑफ चार्ज इनटू लिनक्स मिंट। अब हम बात करेंगे सिस्टम रिक्वायरमेंट की। मतलब कि अगर आपको उबंटू इंस्टॉल करना है तो आपके सिस्टम्स की मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए। सबसे पहले हम देखेंगे मेमोरी या रैम। अगर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम्स का परफॉर्मेंस बेटर चाहिए तो मिनिमम 2 GB रैम होनी चाहिए आपकी कंप्यूटर में। उबंटू की जो ऑपरेटिंग सिस्टम होती है, उसके लिए हार्ड डिस्क में आपके पास 25 GB तक की स्पेस फ्रीली अवेलेबल होनी चाहिए। और बेटर परफॉर्मेंस के लिए, प्रोसेसिंग के लिए 2 गीगाहर्ट्ज का ड्यूल कोर प्रोसेसर या उससे बेटर प्रोसेसर होना चाहिए। और बाकी की जो रिक्वायरमेंट है कि अगर आपको उबंटू इंस्टॉल करना है तो आप या तो DVD ड्राइव से कर सकते हो या USB पेन ड्राइव से भी आप कर सकते हो। तो USB एंड DVD अटैचमेंट की जो फंक्शनैलिटी या तो DVD ड्राइव आपके कंप्यूटर सिस्टम में होनी चाहिए। अब अगर आपको उबंटू इंस्टॉल करना है तो सबसे पहले उबंटू डाउनलोड करना पड़ेगा, बिकॉज उबंटू इज अ ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे हमने देखा, सो इट्स अ फ्रीली अवेलेबल ऑन इंटरनेट, आपको कहीं से परचेस करने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर आपको उबंटू की जो दो पॉपुलर एडिशन है अगर वो इंस्टॉल करना है, डाउनलोड करना है, तो आप उबंटू की साइट www.ubuntu.com/download एंड /desktop अगर URL देते हो तो डेस्कटॉप वर्जन डाउनलोड के लिए स्क्रीन आएगा। और अगर आप www.ubuntu.com
/download/server URL यूज करते हो तो आपको सर्वर एडिशन डाउनलोड करने के लिए स्क्रीन मिलेगा, जहां से आप उबंटू इंस्टॉल कर सकते हो। और उबंटू डाउनलोड करने के बाद जो फर्स्ट स्टेप आएगा इंस्टॉलेशन। यहाँ पे आज हम देखेंगे कि उबंटू का जो डेस्कटॉप वर्जन है 16.04 वो किस तरह से इंस्टॉल करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको डेस्कटॉप एडिशन इंस्टॉल करना पड़ेगा, डाउनलोड करना पड़ेगा इंटरनेट पे से, या तो उसकी ISO इमेज, जो इमेज फाइल होती है उसको या तो DVD डिस्क पे या तो USB स्टिक या USB जो पेन ड्राइव होती है उस पे आपको माउंट करना पड़ेगा। बूटेबल पेन ड्राइव या बूटेबल DVD बना के आपको ISO इमेज क्रिएट करनी पड़ेगी। और वो इमेज के क्रिएट होने के बाद आप कंप्यूटर में यूज कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो उबंटू। और नेक्स्ट स्टेप, अगर जैसे आप इंस्टॉलेशन स्टार्ट करोगे तो यहां पे आएगा कि दो ऑप्शन मिलेंगे कि वन इज टू डाउनलोड अपडेट्स इन द बैकग्राउंड व्हाइल इंस्टॉलिंग। मतलब कि अगर आप इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हो तो अगर लेटेस्ट जो अपडेट है उबंटू के तो वो अपडेट फीचर्स आपको साथ में डाउनलोड करने ड्यूरिंग डाउनलोडिंग ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन, तो आप फर्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट रखोगे। एंड दूसरा जो ऑप्शन दिया हुआ है कि इंस्टॉल थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर, मतलब कि अगर आपको एडिशनल कोई थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर से वो भी अगर आपको साथ में इंस्टॉल करने हैं ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन ऑफ उबंटू तो आप सेकंड ऑप्शन भी सिलेक्ट रखोगे। अगर आप इंटरनेट से कनेक्टेड हो तभी आप फर्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट करोगे, कि वो इंटरनेट कनेक्टेड होगा तभी आपका अपडेट डाउनलोड होगा। अगर इंटरनेट कनेक्टेड नहीं हुआ तो आप फर्स्ट ऑप्शन डिसेबल रखोगे। जैसे आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक करोगे तो नेक्स्ट स्टेप्स आएगा, उसमें आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। उसमें आपको सिलेक्शन करना होगा कि सबसे पहले आपको उबंटू इंस्टॉल करना है तो फर्स्ट ऑप्शन होगा कि इरेज डिस्क एंड इंस्टॉल उबंटू। मतलब कि आपकी डिस्क में ऑलरेडी कोई ऑपरेटिंग सिस्टम है या तो प्रायर वर्जन उबंटू का या कोई अदर ऑपरेटिंग सिस्टम्स का है तो पूरी डिस्क को इरेज करके बाद में उबंटू इंस्टॉल करना है। अगर आप कोई सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम या सिक्योरिटी पैचेस के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हो सिक्योर पर्पस के लिए तो एनक्रिप्ट द न्यू उबंटू इंस्टॉलेशन फॉर सिक्योरिटी, वो सेकंड ऑप्शन आप सिलेक्ट करोगे। अगर आप थर्ड ऑप्शन सिलेक्ट करते हो तो यूज LVM विद अ न्यू उबंटू इंस्टॉलेशन। मतलब कि जैसे हमने देखा माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम हम इंस्टॉल करते हैं तो इंस्टॉलेशन के स्टेप पे सबसे पहले हमें हार्ड डिस्क के पार्टीशनिंग क्रिएट करने होते हैं, जैसे C:D: एंड सो ऑन। तो मान लो कि अगर आपको पता नहीं कि उबंटू में किस तरह के पार्टीशन, क्योंकि यहाँ पे ड्राइव लेटर नहीं होता, C ड्राइव, D ड्राइव या पार्टीशनिंग नहीं होता, यहाँ पे वॉल्यूम्स होते। तो आपको पता नहीं है कि कितने वॉल्यूम रिक्वायरमेंट है, रूट पार्टीशन के लिए क्या वॉल्यूम चाहिए, यूजर के लिए क्या वॉल्यूम चाहिए। तो आप यहाँ पे LVM ऑप्शन सिलेक्ट करोगे कि जहां पे पूरा हार्ड डिस्क से लार्ज वॉल्यूम एज अ रूट यूजर एज पर द हार्ड स्पेस या जितनी मिनिमम या बेसिक रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक वॉल्यूम्स क्रिएट कर लेगा उबंटू। और अगर आप एडवांस यूजर हो और इंस्टॉल कर रहे हो तब फोर्थ ऑप्शन सिलेक्ट करोगे समथिंग एल्स। बट यहाँ पे आपको मैन्युअली सभी ऑप्शन सिलेक्ट करने होंगे कि रूट अगर वॉल्यूम्स या तो रूट पार्टीशनिंग हम सिलेक्ट करते हो तो उसकी स्पेस क्या रखनी है, अगर हम यूजर पार्टीशन क्रिएट करें यूजर वॉल्यूम तो उसकी स्पेस क्या होनी चाहिए, वो सभी आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट स्टेप्स आएगा उसमें प्रॉम्प्टेड मैसेज होगा, क्योंकि आपने अगर फर्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट किया था कि इरेज ऑल डिस्क एंड इंस्टॉल उबंटू तो आपको सबसे पहले इंस्टॉलेशन स्टार्ट करने से पहले प्रॉम्प्ट मैसेज देगा कि आपके हार्ड डिस्क में से सभी डेटा इरेज होंगे, आपको कंटिन्यू करना है। इफ यू आर एग्री तो यहाँ पे आप कंटिन्यू करो, और अभी भी आपको लगता है कि नहीं गलती हो गई, इंस्टॉलेशन में सभी डेटा रिमूव हो जाएंगे प्रीवियसली हार्ड डिस्क में से, तो आप कैंसिल करो।
जैसे इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट होगी तो नेक्स्ट स्क्रीन आएगा जिसमें आपको आपका लोकेशन कंफर्म करना होता है। मतलब आप कहां से, किस लोकेशन से, किस कंट्री से, किस रीजन से बिलोंग करते हो। एक्चुअली ये जो सिलेक्शन होता है इस पर्पस के लिए होता है कि अगर उबंटू का अगर कोई अपडेट्स या पैचेस अवेलेबल हुए तो हमने देखा कि 50 डिफरेंट लैंग्वेजेस के लिए, रिलीजन्स के लिए अलग अलग उबंटू अवेलेबल है। तो आपने उबंटू किस रीजन के लिए या तो किस लोकेशन के लिए इंस्टॉल किया हुआ है, उसके मुताबिक आपको यहाँ पे अपडेट्स एंड पैचेस ऑटोमेटिकली मिलेंगे। उसके बाद में जो नेक्स्ट स्टेप आएगा, जहां पे आपको दो चीजें कंफर्म करनी होगी। एक तो आप उबंटू किस लैंग्वेज में इंस्टॉल कर रहे हो। मान लो कि अगर आप दूसरी कोई कंट्री से बिलोंग करते हो तो उस कंट्री की लैंग्वेज आप सिलेक्ट करोगे और उस कंट्री का कीबोर्ड लेआउट भी सिलेक्ट करोगे, बिकॉज एवरी कंट्रीज आर हैविंग डिफरेंट कीबोर्ड लेआउट। जैसे हम यहाँ पे इंडिया में अगर यूज कर रहे हैं तो हम या तो यूएस लैंग्वेज एंड यूएस कीबोर्ड लेआउट, और अगर आपको इंडियन फॉर्मेट में चाहिए सभी इंफॉर्मेशन तो आप इंग्लिश यूके भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में जो नेक्स्ट स्क्रीन आएगा वहां पे आपको कुछ इंफॉर्मेशन एंटर करनी होगी। उसमें सबसे पहले जो मेजर इंफॉर्मेशन होगी, यूजर नेम, कंप्यूटर का नेम होगा, पासवर्ड होगा। और यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि जो भी आप पासवर्ड दोगे दैट सिक्योर होना चाहिए, क्योंकि उबंटू इज अ सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब कि जैसे हमने देखा कि विंडोज में अगर हम पासवर्ड ऑप्शनल नहीं देना है तो हम बाईपास कर सकते हैं, क्लियर, कि हमें पासवर्ड ब्लैंक रखना है समथिंग लाइक। बट यहाँ पे आपको पासवर्ड के बगैर उबंटू एंटर नहीं करने देगा ऑपरेटिंग सिस्टम। हाँ, अगर पासवर्ड डिफॉल्ट जो आपने एंटर किया है वो डिफॉल्ट आपको हर बार टाइप नहीं करना, तो आप यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो ऑप्शन दिया हुआ है, क्लियर, लॉग ऑन ऑटोमेटिकली, वो भी आप सिलेक्ट कर सकते। जैसे आपने इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट की तो नेक्स्ट जो स्क्रीन आएगा जहां पे आपको प्रोसेसिंग बार दिखाई देगा एंड इट शोज दैट के आपकी इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट होगी। और जैसे इंस्टॉलेशन प्रोसेस खत्म होगी तो आपको एक प्रॉम्प्ट मैसेज मिलेगा टू रिस्टार्ट अ कंप्यूटर सिस्टम। और जैसे आप रिस्टार्ट करते हो कंप्यूटर सिस्टम तो रिस्टार्ट होने के बाद जैसे आपका कंप्यूटर फर्स्ट स्क्रीन आएगा जिसमें आपको यूजर नेम और पासवर्ड देना होता है जो आपने इंस्टॉलेशन के दौरान दिया है। और सक्सेसफुल यूजर एंड पासवर्ड जैसा आप एंटर करते हो तो आपको यहाँ पे जो डेस्कटॉप एनवायरनमेंट हम बोलते हैं, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में जो होता है उसी तरह का एक एनवायरनमेंट मिलेगा। इट्स अ वेरी सिंपल एनवायरनमेंट जहां पे एक पैनल होगी, उस पैनल में नंबर ऑफ आइकॉन्स होंगे। जैसे हम देख रहे हैं कि वहां पे लिब्रे ऑफिस, बाकी के सभी सॉफ्टवेयर से मोजिला फायरफॉक्स भी बिल्ट इन है। ये सभी जो बेसिक रिक्वायरमेंट के सॉफ्टवेयर आपको बिल्ट इन यहाँ पे मिलेंगे। बट फिर भी अगर आपको एडिशनल कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने हैं एडिशनल रिक्वायरमेंट के लिए तो आप यहाँ पे नेक्स्ट सॉफ्टवेयर ऑप्शन में जाके जो रेड आइकॉन दिखाई दे रहा है वहां पे जाके क्लिक करोगे तो एक स्क्रीन आएगा जहां पे अवेलेबल सॉफ्टवेयर उसका लिस्ट आएगा। आपने करंटली जितने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए उसका लिस्ट भी आएगा। जैसे माइक्रोसॉफ्ट में हम ऐड रिमूव प्रोग्राम्स करते हैं उसी तरह का यहाँ पे सेम एनवायरनमेंट आपको मिलेगा। और अगर कोई भी सॉफ्टवेयर से आपने ऑलरेडी इंस्टॉल किए हुए तो उसके अपडेट्स अवेलेबल है तो वो भी यहाँ पे आपको स्क्रीन पे मिलेगा। उसमें से आप यहाँ पे जो भी सॉफ्टवेयर अगर आपको इंस्टॉल करने हैं एडिशनली तो आप यहाँ पे सॉफ्टवेयर यहाँ पे आपको कैटेगरी वाइज भी मिलेंगे। जैसे आपको ढूंढना नहीं पड़ता कि कौन सा सॉफ्टवेयर कौन सी कैटेगरी। अगर आपको मल्टीमीडिया कैटेगरी के एप्लीकेशन चाहिए,
नेटवर्क के चाहिए, एजुकेशन पर्पस के लिए चाहिए, तो आप वो कैटेगरी जैसे क्लिक करते हो, कैटेगरी पे सिलेक्शन करते हो, तो उस कैटेगरी में जितने अवेलेबल सॉफ्टवेयर है उसका लिस्ट मिलेगा और उसमें से आप जो भी आपका रिक्वायरमेंट सॉफ्टवेयर है वो आप सिलेक्ट करके इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे हम यहाँ पे देखेंगे कि हमें क्लिक करें, सिलेक्ट करें ऑडियो कैटेगरी, तो ऑडियो कैटेगरी के अंदर हमें अगर इंस्टॉल करना है, देयर आर सो मेनी एप्लीकेशन, तो उसमें से मान लो कि सिलेक्ट करते बेस्ट सॉफ्टवेयर रिदम बॉक्स। क्लियर? तो जो भी सॉफ्टवेयर आपको यहाँ पे जिस कैटेगरी के चाहिए वो आप सिलेक्ट करके इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे आप कैटेगरी सिलेक्ट करोगे, हमने देखा कि म्यूजिक कैटेगरी सिलेक्ट करते हैं तो म्यूजिकल रिलेटेड ऑप्शन आएंगे। उसमें से अगर हमने जैसे देखा कि हमें रिदम बॉक्स चाहिए तो हमने सिलेक्ट किया, जैसे हम सिलेक्ट करेंगे तो इंस्टॉलेशन की प्रोसेस आएगी, टू बिगिन इंस्टॉलेशन, टू स्टार्ट इंस्टॉलेशन, और जैसे आप इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट करोगे, क्लियर, तो इंस्टॉलेशन खत्म होने के बाद दो ऑप्शन आएंगे, एक तो लॉन्च सॉफ्टवेयर आएगा, दूसरा रिमूव ऑप्शन आएगा। मान लो कि कंप्लीशन ऑफ इंस्टॉलेशन आपको सॉफ्टवेयर देखना है कि हाउ इट्स वर्क, तो आप यहाँ पे लॉन्च बटन पे क्लिक करके सॉफ्टवेयर स्टार्ट भी कर सकते हो। और अगर मान लो कि अगर आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन करने के बाद पता चला कि गलती से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया, तो यहाँ से आप रिमूव भी कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट स्क्रीन के जहां से आप सॉफ्टवेयर, अनवांटेड सॉफ्टवेयर या तो ऑलरेडी सॉफ्टवेयर है, आपने गलती से कुछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिए, तो उसको अगर रिमूव करना है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट में ऐड रिमूव प्रोग्राम्स करते, तो यहाँ से भी अगर आपको सॉफ्टवेयर कैटेगरी वाइज या तो स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर पे जाके आप इंडिविजुअल सॉफ्टवेयर रिमूव भी कर सकते हो। उसके बाद में अगर मान लो कि कोई सॉफ्टवेयर का अपडेट अवेलेबल से, तो आप अपडेट सेक्शन में जाके उसके क्रिटिकल अपडेट्स या जितने अवेलेबल अपडेट्स है, तो यहाँ से आप इंडिविजुअल सॉफ्टवेयर या तो सभी ऑल सॉफ्टवेयर के अपडेट एक साथ भी आप ऑलरेडी जो इंस्टॉल सॉफ्टवेयर है आपके, जैसे मान लो कि अगर आपने मोजिला फायरफॉक्स ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है और उसका लेटेस्ट वर्जन अवेलेबल है, तो अगर वो आपको अपडेट चाहिए तो आप यहाँ से डायरेक्टली अपडेट ऑप्शन में जाके उसका अपडेट इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे हमने देखा कि उबंटू में आपको ऑफिस रिलेटेड सॉफ्टवेयर मिलेगा बिल्ट इन, जिसको लिब्रे ऑफिस बोलते, एंड इट इज सिमिलर टू माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। मीन्स माइक्रोसॉफ्ट के अंदर जितने फीचर्स है, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट एंड सो ऑन, वो सभी फीचर्स आपको यहाँ पे लिब्रे ऑफिस में मिलेंगे। और कुछ फीचर ऐसे भी है जो माइक्रोसॉफ्ट में है और लिब्रे ऑफिस में नहीं होंगे, बट कुछ फीचर ऐसे भी है कि जो लिब्रे ऑफिस में अवेलेबल है और माइक्रोसॉफ्ट में। सो दैट्स अ वाइस वर्सा। उसके बाद में जो आखिर में हम डिस्कस करेंगे, हाउ टू इन्वोक द कमांड लाइन। जैसे हमने देखा कि माइक्रोसॉफ्ट में ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर आपको कोई कमांड इंस्ट्रक्शन देनी है, जैसे कॉपी कमांड, डिलीट कमांड या तो और कमांड लाइन इंस्ट्रक्शन देनी है, तो वहां पे एमएस डॉस प्रॉम्प्ट मिलता है हमको। यहाँ पे भी अगर आपको ग्राफिक एनवायरनमेंट, इफ यू आर नॉट फिजिबल विद ग्राफिक एनवायरनमेंट, क्लियर, इफ यू आर यूज्ड टू विद कमांड्स, तो आप कमांड लाइन में जाके भी कमांड दे सकते हो। जैसे फाइल कॉपी करना है, फाइल डिलीट करना है, फाइल रिमूव करना है, तो इफ यू आर विजिबल विद कमांड, तो आप कमांड लाइन में जाके भी उबंटू का कमांड प्रॉम्प्ट या जिसको हम टर्मिनल बोलते वो यूज कर सकते हो। उबंटू इज बेस्ड ऑन लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड मोस्ट ऑफ लिनक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स होती है या जो यूज करते हैं, दे ऑल आर फेमिलियर विद दिस कमांड इंटरफेस। और अगर आपको यूज करना है कमांड इंटरफेस, तो आपको यहाँ पे सर्च ऑप्शन में जाके टर्मिनल लिखना है, या तो आप कमांड इंटरफेस सिलेक्ट करोगे, तो आपको इस तरह का प्रॉम्प्ट मिलेगा, जैसे हम डॉस प्रॉम्प्ट देखते हैं, एमएस डॉस प्रॉम्प्ट C:D:, बट यहाँ पे आपको ड्राइव लेटर नहीं होगा, एक प्रॉम्प्ट कैरेक्टर होगा $साइन या तो $साइन, एंड यहाँ से आप अपने कमांड्स या तो इंस्ट्रक्शन है वो टाइप करके एग्जीक्यूट कर सकते हो। सो द एंड ऑफ दिस सेशन, at conclusion, main
कि हमने आज जो मेजर चीजें देखी कि व्हाट इज उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम, फीचर्स ऑफ उबंटू, flavors of Ubuntu, how to install and how to download Ubuntu, and how to add and remove software in Ubuntu. So this is our end of this session, today's session. I hope that you got everything. Thank you very much.